Yes, लंबा ma'am. हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन कर लोगे उसका, है ना। इकोलॉजी के सारे क्वेश्चन मैंने भेजे हैं अभी तक। नो मैम। Good evening. गुड इवनिंग बेटा। बेटा इकोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर के भेजे? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके अलावा इकोसिस्टम नहीं भेजा? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने भेजे? जब मेरे को ऐसा लगता है तो अक्सर मैंने भेजी होती है चीजें। देख लेते हैं। बेटा फिजिक्स की क्लास में लग रही है? मैम No. सैटरडे तक ऑफ है। एनिमल किंगडम इकोलॉजी। बेटा इकोलॉजी कंप्लीट यूनिट भेजा है मैंने। मेरे से ना भूसा मत खा लियो, बोलेगी तो पता चलेगा। पूरी यूनिट भेज रखी है बेटा मैंने। लगा लेना, इकोलॉजी पेपर आता है इससे आराम से 25 से 30 मार्क्स का। इजी चैप्टर्स है, लगाओ और बेले हो जाओ उससे। इजी इजी चीजें छोड़ के नहीं जानी को मुश्किल मुश्किल चीजों के चक्कर में। इजी पहले करते हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं मुश्किल पहले करते हैं। भाई पहले इजी को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। यो मैम। ऊपर जाना ग्रुप पे मिल Yo, जाएगा, ma'am. सबको भेजा मैंने। आ जाओ, प्रोसेस ऑफ oogenesis कर ले फटाफट से। यस मैम। Yo, ma'am. ये लिख रही है? नो मैम। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल? अरे पागल है क्या? ये तो है। अभी 3 पिक्चरें चल जाएगी इस इंटरनेट कनेक्शन में। झूठ बोल रहे हैं, दिख रही है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो बेटा oogenesis अपने को एग की सिंथेसिस करनी है। वर्ड क्या याद रखने हैं कि जो एग होता है वो सेंटर में होता है, उसको अपन बोलते हैं oocyte। इसलिए इसके लिए वर्ड आएगा प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्शरी oocyte। तो याद रखना मैं oocyte की बात कर रही हूँ, है ना। इसकी पोलैरिटी 2n या n की बात होगी। फॉलिकल्स है वो तो नॉर्मल सेल है उसके आसपास, तो फॉलिकल के जो सेल्स है उनकी पोलैरिटी तो हमेशा 2n ही रहेगी, उनमें थोड़ी मियोसिस होना है, राइट। तो फॉलिकल बस आसपास के सेल है जो उसको कवर कर रहे हैं। इट्स लाइक अ चद्दर। फॉलिकल चद्दर है और बच्चा बीच में बैठा है, दैट इज oocyte। दोनों वर्ड का फर्क याद रहेगा। यो मैम। Yes, ma'am. यस मैम का क्या हो गया यार, तुम्हें भूल गए क्या? यो मैम। हाँ बताओ, मजे ही आने बंद हो गए थे। oogenesis एग की फॉर्मेशन करनी है, ओवरीज के अंदर होती है। स्टार्ट कब होती है? ड्यूरिंग फीटल स्टेज। तो फीमेल जब अपनी मदर की वूम में होती है तभी उसमें oogenesis उसकी ओवरीज में स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट, पहला पॉइंट तो यही हो गया। अब oogenesis स्टार्ट होती है लेकिन वो किस फेज में आकर रुक जाती है? मेटाफेज 1। प्रोफेज। प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डिप्लोटीन स्टेज, राइट। तो जब बच्चे का जन्म होता है तब तक, जैसे फॉर एग्जांपल फीटल स्टेज है, तो फीटल स्टेज में oogenesis स्टार्ट हुई। oogenesis मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की, डिप्लोटीन स्टेज में अट जाती है ना, यहाँ तक होगी। तो मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई। अब बेबी डिलीवर होगी, तो बच्चे जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक उसकी सारी ओवरीज में जो हमारे एग्स है वो किस स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं? मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, डिप्लोटीन स्टेज। हाँ डिप्लोटीन एमपीडी, याद रहेगा। नहीं तो Yes, ऐसे ma'am. कर सकते हैं मियोसिस Yo, ma'am. एम से मदर और डी से डैड, और डैड इज पापा, डीपी। डीपी याद रह जाएगा ना, तो ये मत Yes. भूलना, ये आपसे पूछ लेंगे वो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एट स्टोरी ऑफ ओवरी, फीटल ओवरी की बात कर रहे हैं। फीटल ओवरी में क्या है? ये जर्म सेल है। देखो जर्म सेल जब तक मियोसिस नहीं होती 2n पोलैरिटी रहेगी। तुम सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान दे देना, फिर इजी हो जाएगा। 2n पोलैरिटी का सेल है, इसके अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट हुई है। मियोसिस 1 स्टार्ट हुई है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। तो मियोसिस 1 स्टार्ट होगी, जो सेल बन गया दैट इज प्राइमरी oocyte। oocyte का मतलब मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, फॉलिकल नहीं बोला ना मैंने, राइट। तो याद रखना प्राइमरी oocyte का मतलब मैं सिर्फ बच्चे की बात कर रही हूँ। प्राइमरी फॉलिकल बोलूंगी तो मतलब बच्चे के आसपास ऐसे चद्दर लगी है सेल की, समझ गई? Yes, ma'am. तो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है, कौन सा स्टेज में अरेस्टेड है? प्रोफेज 1। मियोसिस 1, प्रोफेज 1 के कौन से फेज में? डिप्लोटीन। Diplotin. हाँ यहाँ अरेस्टेड है। अब इसके आसपास चद्दर लगेगी तो अब अपन इसको बुलाएंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो oocyte है वो कौन सा oocyte है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। Primary oocyte. गुड, चलो आगे। Yes, ma'am. ठीक है, तो जर्म सेल में माइटोसिस होती है, उससे प्राइमरी oocyte बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस तो चल रहे होंगे ना।
तो माइटोसिस से वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मियोसिस 1 में वो अरेस्ट रहता है, प्राइमरी oocyte ही मियोसिस 1 में अरेस्टेड है। नाउ ये अरेस्ट तो हो गया, इसके आसपास फिर फॉलिकल लग जाएंगे तो हम इसको प्राइमरी फॉलिकल कहने लग जाएंगे। अब देखो बच्चे का जन्म हो गया, जन्म के बाद अब वो प्यूबर्टी आया, जब प्यूबर्टी आती है तब कौन सा प्रोसेस होता है, प्राइमरी oocyte चेंज हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte में कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, म्यूसिस 2। यस यस, तो यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट होगी ना, मियोसिस 1 जब कंप्लीट होती है तो प्लॉइडी क्या हो जाती है, N. हाँ, तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी रहेगी n, सॉरी 2n लिखते हैं n, ठीक है। अब मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, लेकिन क्या मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, No, ma'am. Ma'am. नो। सो इवन मेरे एग्स में भी, आई एम अडल्ट देन यू ना, मेरे एग्स में भी सेकेंडरी oocyte स्टेज में एग अरेस्टेड है। सेकेंडरी oocyte की कौन सी स्टेज में अरेस्टेड है वो, मेटाफेज 2। मियोसिस 2 मेटाफेज 2, बस तुमको ये याद रखना है। प्यूबर्टी तक कौन से स्टेज में अरेस्टेड है, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 डिप्लोइडिन 1, यस। प्यूबर्टी के बाद जब पीरियड स्टार्ट हो गया, आफ्टर प्यूबर्टी एक्स कौन से स्टेट में, oogenesis जब होती है तो एग कौन से स्टेज में रिलीज होते हैं, अरेस्टेड होते हैं वो तब भी, मियोसिस 2 मेटाफेज 2, मेटाफेज वो यहाँ अरेस्टेड होते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है तुमको, क्लियर। Yes, ma'am. तो मेरा एग भी जब रिलीज होता है तो वो इसी स्टेज में रिलीज होता है, ठीक है। तुम्हारे पास भी अगर पीरियड्स होते हैं सबको तो इसी स्टेज में रिलीज होता है, राइट। मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है, जब स्पर्म आता है उसके बाद, द मोमेंट अ फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट एट दैट टाइम मियोसिस 2 मेटाफेज 2 कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्लियर। Yes, ma'am. इसकी थ्योरी मैंने यहाँ लिखी है, ये मैम। थ्योरी यहाँ लिखी है, एक बार फिर भी पढ़ लेना, ठीक है। फीटल स्टेज में स्टार्ट होता है, जर्म सेल उसके अंदर मियोसिस होगी, पर मियोसिस अरेस्ट हो जाएगी, आफ्टर बर्थ। अच्छा तो बताओ यहाँ पे मेरे को फटाफट बताओ, सबसे पहले फीटल स्टेज किस स्टेज पर है, सबसे पहले हमारे पास है जर्म सेल, कोलाइडी क्या है, 2N. 2n। बहुत सारी माइटोसिस करा देते हैं इसमें, नंबर इंक्रीज करते रहते हैं इसको, माइटोसिस करा दी, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन गए, ठीक है। इसी को हम बुला लेते हैं प्राइमरी oocyte। Yes, प्राइमरी ma'am. oocyte के अंदर ही मियोसिस 1 स्टार्ट होती है, अलग स्टेप में दिखाते हैं पर वो उसी में जाती है, ठीक है। अभी तक इनकी प्लॉइडी कितनी है, 2n। 2n। मियोसिस 1 जो है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, इनकम्प्लीट, कहाँ तक होती है, प्रोफेज 1 प्रोफेज 1 डिप्लोटिन स्टेज। है ना। तो यहाँ पे जो जितने भी ग्रीन सेल्स ही बनाते हैं, जितने भी सेल बने हमारे सारे के सारे अभी भी 2n ही है, ठीक है। अब हो जाता है बच्चे का बर्थ, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद बच्ची बाहर आ गई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आती है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, तब उसके अंदर ओवरी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte विल चेंज इनटू Secondary oocyte. सेकेंडरी वो चेंज हुआ बिकॉज मियोसिस 1 completed, कंप्लीट। now it will enter into the meiosis 2, पर meiosis 2 अरेस्ट हो जाती है, कौन से स्टेज में अरेस्ट होती है, मेटाफेज 2। meiosis 2 मेटाफेज 2, ठीक है। oogenesis हो जाएगी, एग बाहर निकल गया है। देखो ग्रेफिन फॉलिकल, टर्शियल फॉलिकल, वो फॉलिकल्स है, इसके आसपास की बस चद्दर है, अंदर तो सेम ही रहेगा ना, ये अंदर सेम रहेगा। तो जब oogenesis होती है तो उस टाइम पे जो बाहर निकलता है वो किस स्टेज में अरेस्टेड होता है, मियोसिस 2 मेटाफेज 2, ठीक है। अभी भी अरेस्टेड है, यानी कि क्या स्टेज है वो, सेकेंडरी oocyte, क्लियर। फॉलिकल बाहर की टर्म है, oocyte अलग वर्ड है। अब सेकेंडरी oocyte विल कंप्लीट मियोसिस 2 कंप्लीट कब, जब उसके साथ कौन सर से सर जोड़ चुका है, दैट इज स्पर्म। का प्रो न्यूक्लियस मूव करता है ना फीमेल एग के प्रो न्यूक्लियस की तरफ, एट दैट टाइम मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, क्लियर। Yes, ma'am. इसने ये मैम। नहीं लिखा तो फ्लो चार्ट, बस oocyte और फॉलिकल को अलग रखना, ये सिर्फ यहाँ कन्वर्ट करते हैं और कुछ नहीं, Yes, ma'am. डन। Yeah, ma'am. ये मैम। ठीक, आ जाओ एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। आगे जा रही हूँ मैं, देखो अंदर तो oocyte वही का वही पड़ा है जो हमारा पड़ा था,
अब इसके आसपास ना फॉलिकल लगते जा रहे हैं। तुमको ये याद रखना है कि आउटर लेयर को थीका बोलते हैं, उसके अंदर जो लेयर्स आती है वो ग्रेनुलोसा लेयर होती है। होता कुछ नहीं है, सेल्स है, सेल्स के अलग अलग नाम है। बड़े ग्रेड्स में पढ़ोगे कि सेल के अलग अलग नाम क्यों है। अभी के लिए बस याद रख लेना, बाहर तीखा है, अंदर ग्रेनुलोसा लेयर है और बिल्कुल उसके अंदर ऊसाइड पड़ा होता है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, नॉर्मल सी चीज है ये। अच्छा, एक चीज हम बात करना भूल गए। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुई थी बेटा, कहाँ हुई थी, यहाँ। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो एक एग कितने में डिवाइड हुआ होगा? 2 2। एक तो बड़ा होता है जिसके पास सारा साइटोप्लाज्म होता है, और एक छोटा होता है। ये छोटा सा जो होता है इसको अपन बुलाते हैं पोलर बॉडी। ये हो जाती है डीजेनरेट, इसका कोई यूज नहीं है। और जब मियोसिस 2 कंप्लीट हुई थी तब भी 2 सेल बने होंगे। Yes, ma'am. एक होता है बड़ा जो एक्चुअल एग होता है, और एक होता है छोटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका भी कोई यूज नहीं है, ये भी डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। ठीक है, Yeah, yeah, ma'am. एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, तुमको दिक्कत होगी नहीं। अब हम आते हैं इस पे oogenesis के ऊपर। देखो ये मैच्योर फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल की लेयर पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर को अपन बोलते हैं थीका एक्सटर्नल, अंदर वाली लेयर को बोलेंगे थीका इंटरनल। ठीक है, अब अंदर वाली लेयर जो थीका इंटरनल है उसमें लिक्विड भरा पड़ा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम एक स्पेस होती है जिसके अंदर लिक्विड लिक्विड भरा होता है। अब जो अंदर लेयर है ना वो एग के आसपास चिपकी रहती है। देखो सबसे अंदर जो बच्चा है हमारा वो कौन सी स्टेज में है? Secondary oocyte. सेकेंडरी oocyte, हाँ एरेस्ट्रीज है, मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में। वेरी गुड। अब एग्जैक्टली उसके बाहर तुमको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो एग्जैक्टली उसके बाहर जो लेयर है, दैट लेयर इज नोन एज जोना पेलुसिडा। इट इज अ नॉन सेलुलर लेयर, सेल से नहीं बनी हुई है ये, मटेरियल से बनी हुई है। तुमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आएगा नहीं। ठीक है, तो जोना सेलुलर पेलुसिडा नॉन सेलुलर, ये पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था ना जो सन होता है उसकी रेडिएशन बाहर को जाती है, तो अगर ये जोना पेलुसिडा है तो उसकी रेडिएशन होगी हमारी जोना रेडिएटा या कोरोना रेडिएटा। कोरोना कोरोना, समझ आई? Yes. याद रखना, रेडिएशन है ना, तो रेडिएशन बाहर वाली चीज है, तो रेडिएटर लेयर बाहर आएगी, पेलुसिडा अंदर आएगी, इसमें कंफ्यूजन होती है। क्लियर? Yes, ma'am. राइट, Yeah, yeah, ma'am. oogenesis होगी तो कौन कौन सी चीज बाहर निकलती है एग के साथ? एक तो oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte, और Zona pellucida, Zona pellucida corona और radiata, and corona corona radiata। radi. यस, ये तीनों लेयर बाहर निकलती है। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yeah, yeah, ma'am. मैंने लिखा तो लिख लो। ठीक है, 1 2 3 प्लस oocyte, ये बाहर निकलेगा आपका इन द केस ऑफ oogenesis। बाकी सब अंदर रह जाता है, और जो अंदर रह जाता है वो किस में चेंज हो जाता है? Corpus luteum. कॉर्पस लूटियम, और वो क्या रिलीज करता रहता है? Progesterone. गुड गुड, डन। Yes, ma'am. देखो कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा आ गया, हो गया है। ये oogenesis बाहर निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो क्वेश्चन है, आ जाते हैं। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स में डायग्राम बहुत अच्छे थे तो मैं इसी से तुमसे करा दी थी। हाँ भाई, अगर हम पूछ लें कि क्वार्टर्स के बाद जो हमारा मेल की स्पर्म होता है वो कौन से पैसेज से जाता है, तो स्पर्म किस पैसेज में एंटर करता है? स्पर्म कहाँ से एंटर करता है फीमेल में? Vagina. वजाइना से, Cervix. सर्विक्स से, Uterus. यूट्रस से। Fallopian तो यूट्रस से जाता है तो उसको पकड़ के धो दिया जाता है ना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Capacitation. यूटेराइन मेम्ब्रेन ऐसे केमिकल रिलीज करती है और उसको पकड़ के धो देती है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की लूज हो जाए, और फिर वो फर्टिलाइजेशन का सही से काम करता है। राइट, कैपेसिटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा एसिडिक होता है, यूट्रस थोड़ा एसिडिक होता है। राइट, अब देखो बिल्कुल बाहर वाली लेन जोना रेडिएटा, उसके अंदर वाली लेन जोना पेलुसिडा, बिल्कुल अंदर है हमारा oocyte। अब oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपन उसको कहते हैं वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रह जाएगा ना? Yes, ma'am. उसके Yes, प्लाज्मा ma'am. मेम्ब्रेन को कह रहे हैं बेटा, कुछ नहीं है। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इसमें देख के बता दो ZP3 Yeah, yeah, ma'am. रिसेप्टर लगे हैं। ZP3 रिसेप्टर किस पे लगे? Xenopelicida. Zona हाँ, pellucida. Zona pellucida. जोना P से पेलुसिडा, तो ZP3 रिसेप्टर जोना पेलुसिडा पे रखे। तो देख के तो याद हो गया, इसमें याद है। हाँ बेटा बोल, मैम रिपीट कर दो कहाँ से? मैम, लेयर्स के सीक्वेंस से। अच्छा, कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर होती है उसको रेडिएशन जैसा बनाते हैं। नाम क्या है इसका?
कोरोना रेडिएटर कोरोना रेडिएटा। धोनी उसके अंदर वाली जो लेयर होती है, बेटा माइक बंद कर, उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बुलाते हैं हम जोना जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, इन रिसेप्टर्स को अपन बोलते हैं जोना पेलुसिडा के थर्ड रिसेप्टर, ZP3 रिसेप्टर। गुड। अब बिल्कुल अंदर जो oocyte है, बिल्कुल अंदर, यार ये सेल ही तो है, तो सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन बुलाते हैं विट्लाइन मेम्ब्रेन, है ना। और इसके अंदर आपका न्यूक्लियस पड़ा है, दिस इज अ फीमेल का प्रोन्यूक्लियस। प्लॉइडी क्या होगी इसकी? एन एन। किस चीज में रेस्टेड है ये? मेटाफेज 2 मेयोसिस टू मेटाफेज। वेरी गुड, बस इतना ही था। पूछ लेंगे ZP3 रिसेप्टर किस पे है? अबे ZP3 नाम है उसका, ZP लेयर पे ही होंगे और किस पे होंगे। अब आ जाता है कि ब्लॉक कैसे होता है। स्पर्म की ब्लॉक जो होती है ना, तो सबसे पहले आपसे पैच से पूछेंगे स्पर्म किसको पेनिट्रेट करेगा सबसे पहले, कौन सी लेयर को? कोरोना रेडिएटर। हाँ, कोरोना रेडिएटर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। Let's see. आ रही है? हेलो यस यो मैम। स्टार्ट कर दिया तो आ जाओ। हाँ, तो देखो अब हमने बात करना है फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक की। छोटी सी चीज है, एक होता है फास्ट ब्लॉक, जल्दी से होगा ब्लॉक, और दूसरा होता है स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा आयन? कैल्शियम। कैल्शियम आयन। सो व्हाट हैपन इज ZP3 मेम्ब्रेन में बार बार बोल रही थी ना, क्यों बोल रही थी कि जब देखो कोरोना रेडिएटर वो पेनिट्रेट कर लेगा, आफत नहीं है। जोना पेलुसिडा की जब वो ZP3 रिसेप्टर पे जाता है, जैसे ही वो ZP3 रिसेप्टर को टच करता है ना, पहला स्पर्म, देखो हमेशा एक स्पर्म होगा, कभी भी दो नहीं होते, एक स्पर्म होता है हमेशा। नेचर ने डिजाइन ऐसा किया है। अगर मान लो कोई दो स्पर्म आ ही जाए मैम, फिर हम क्या कर लेंगे? अबॉर्शन हो जाती है, और फीमेल को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अभी तो इम्प्लांटेशन ही नहीं हुई ना, तो बच्चा बनने से पहले ही गिर जाता है। एंड फीमेल डोंट नो, पर बहुत सारी अबॉर्शन होती रहती है फीमेल को, जो उसको पता भी नहीं होता, है ना। ऐसे चलता है जिससे उसको कोई हार्म नहीं होता। नेचर ने ऐसे डिजाइन करा ह्यूमन को। ZP3 रिसेप्टर पे आके एक स्पर्म ने मत्था मारा, जैसे मत्था मारा उसने, उसी टाइम ऐसे बनाया था मैंने, तो उसी टाइम जैसे मान लो यहाँ पर स्पर्म ने सर मारा है, उसी टाइम उस जगह से कैल्शियम की एक वेव जाती है पूरे एग के ऊपर, और जैसे कैल्शियम की वेव जाती है ना, सारे के सारे स्पर्म को से करंट सा लगता है और सब पीछे हट जाते हैं। तो कौन सा स्पर्म लगा रहेगा? जिसने उसे छुआ है, बाकी सब पीछे हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं फास्ट ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है स्लो ब्लॉक, द एंट्री ऑफ स्पर्म प्रोन्यूक्लियस इनटू ओवम दैट डिस्ट्रॉयज ZP3 एंड ऑल द स्पर्म अटैच्ड टू इट। देखो क्या हुआ, सबसे पहले सिंपल बता रही हूँ, आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। यो मैम। दो कंडीशन है, आराम से सुन, थ्योरी सब लिखी है यहाँ पे, बस एक बार सुन ले। ये हमारा oocyte है, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस जरूरी चीज है, बना लेते हैं। जोना पेलुसिडा बाहर है, क्लियर? ये रही जोना पेलुसिडा, वो तो वाइटल मेम्ब्रेन है ना, येलो से बनाई है मैंने उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके ऊपर आपके पड़े रिसेप्टर दिख रहे हैं? यस मैम। तो पहला केस क्या होगा? सबसे पहला केस ये है कि जो स्पर्म है उसने आके अपना मत्था मारा इसके साथ, कौन से रिसेप्टर? ZP3 रिसेप्टर के साथ। जैसे उसने मत्था मारा, पूरे के पूरे, आवाज कट के आ रही है। तेरी आवाज कट के आ रही है क्या?
नो मैम। बेटा तेरे No, वहां ma'am. पूरे के पूरे एग के ऊपर एक कैल्शियम की वेव जाती है, और जैसे कैल्शियम की वेव जाती है ना, जितने स्पर्म आसपास है सबको झटका लगता है, सब पीछे हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है यार, कितनी देर पीछे रहेंगे ना, फिर भी कोई ना कोई स्पर्म आकर तो चिपट ही जाएगा। चिमट तो जाते हैं लोग, अवेलेबल हो कुछ तो मान लो फिर भी बाद में आके स्पर्म चिमकते। अब मैं क्या चाहती हूँ, इनको एंटर तो करने नहीं देगा ये, तो ये भाई क्या करेगा, हम इसको हीरो को बना लेते हैं अपने। ये रहा हमारा हीरो है। हीरो कह रहा है ठीक है मैं अंदर क्योंकि ये पहले आ गया ना, तो ये पहले पेनिट्रेट करके अंदर पेनिट्रेट करके, और इसने अपना प्रो न्यूक्लियस अंदर फेंक दिया। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगी प्रो न्यूक्लियस। किसका? स्पर्म का। स्पर्म का। जैसे इसका प्रो न्यूक्लियस अंदर गया ना, ये केमिकल रिएक्शन करा देता है, और केमिकल रिएक्शन से क्या करता है, रिमूव करा देता है सारे के सारे ZP3 रिसेप्टर। बेटा अगर रिसेप्टर ही सरफेस से चले गए तो उसके साथ जितने स्पर्म अटैच है वो भी तो चले गए ना। Yes, मेरे ma'am. इट इज लाइक कि उसने ट्रेन तो बोर्ड कर ली, साथ में उसने सबको नीचे धक्का ही दे दिया। जिन जिन चीजों को होल्ड कर रखा था लोगों को, सब चीजों को बाहर रिलीज कर दिया। जरा दफा हो जाओ। राइट, तो इस वाले को हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है ना, तो स्लोली सारे स्पर्म बाहर निकलते जाते हैं ZP3 रिसेप्टर के साथ, और उन्हें सिर्फ एक प्रो न्यूक्लियस अंदर जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. कहते हैं फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक। सिंपल थ्योरी लिखिए, देख लेना, मैं ये प्रेजेंटेशन भेज दूंगी। अब देखो, अब है मूवमेंट। अभी तक जो ये प्रो न्यूक्लियस है हमारा एग का, सेकेंडरी oocyte का, कौन से स्टेज में रेस्टेड था? मेटाफेज। मेटाफेज टू meiosis। ये प्रो न्यूक्लियस किसका आ रहा है? स्पर्म का। जैसे ये इसकी तरफ मूव करता है, देखो कितना क्रूशियल स्टेप है, कितना छोटा सा टाइम होगा ना, सेकंड्स में। जैसे ही इसकी तरफ मूव करता है ना, सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस कंप्लीट कर लेता है। तो देखो ये लास्ट तक वेट करता है कि मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, अगर स्पर्म आ रहा है तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। नाउ देखो ये मूव कर रहा है ना इसकी तरफ, दैट मींस प्रो न्यूक्लियस में मियोसिस 2 कंप्लीट हो रही होगी। अल्टीमेटली मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो एक तो नॉर्मल एग बन जाएगा ये पूरा का पूरा, और कोने में कहीं लगा होगा ये, इसे कहते हैं पोलर बॉडी। थोड़े टाइम के बाद पोलर बॉडी खुद ही डीजेनरेट हो जाती है। क्लियर? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. तो बन गया ज़ाइगोट। 2n इज अ ज़ाइगोट। सी अब देखोगे तो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज अ ज़ाइगोट। इस सेंटर में दिख रहा है, दिस इज पोलर बॉडी। बेटा पिछली वाली पोलर बॉडी भी तो है ना, 2 पोलर बॉडीज दिख रही हैं साथ में, टाइम के साथ डीजेनरेट हो जाएगी, कोई यूज नहीं है इनका। क्लियर? Yo, ma'am. Yeah, ma'am. अब होती कहाँ है फर्टिलाइजेशन? लोकेशन इज एम्पूल। एम्पुला। पहले होता था एम्पुलरी इसमें जंक्शन, अब एनसीईआरटी ने चेंज कर लिया, एम्पुला कहते हैं। क्लियर? Yes, जो पार्ट है ना वो आपको बहुत डिटेल में नहीं था, ठीक है, मैंने तो आपको तब डिटेल में पढ़ाया था। अभी जो एनसीईआरटी में उसी पे स्टिक करते हैं। ओके चलेगा? ये वाला पार्ट आपको, Yeah, ma'am. अब मैं तुमको एनसीईआरटी से कराती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया नहीं था। अब करते हैं यहाँ से। खोलो एनसीईआरटी, खोलो खोलो। बेटे डायग्राम इंपॉर्टेंट, इग्नोर मत करके जाना, लेबल करके जाना। कोई भी डायग्राम आ सकता है, स्पेशली ये वाले डायग्राम, ये इतने जालिम डायग्राम है ना कि ये लगेगा कि आ रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे होंगे, ये है इनके साथ। तो मेक श्योर की प्रैक्टिस करके जाओ भाई। खुल जा आज ही खुल जाना। हाँ पहले तो ये पिक्चर देख लेते हैं। दिख नहीं रहा मैम। आंखें साफ करके आ फिर। आप नया लैपटॉप ले लो। अच्छा मेरे को तो दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा। किसकी गलती? मैम वैसे कब लिया है आपने ये लैपटॉप? ये मैंने जब अवंती ज्वाइन किया था ना, मैंने तभी लिया था, अवंती ने पैसे दिए थे। कितनी साल होगी मैम? दूसरा साल हुआ है। कितना बुढ़ा समझता है तू मुझे है? मेरे को लगा 5-6 होगी और मैं तब बोलता था। 2 साल हुए मुझे अभी यहाँ पे, सेकंड ईयर है ये मेरा। लास्ट बैच हो तुम मेरा, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों मैम? मेरी मर्जी। पेमेंट नहीं देते मैम को। है? नहीं क्या मैम बोल रहे? कुछ नहीं बोला मैम। नहीं जोर से बोलियो। मैम नहीं बोला मैम। तुम मेरा लास्ट बैच है, बस तुम्हें पढ़ाऊंगी। ठीक है चलो। सो कहाँ थी मैं? हो गई मैं। ये मेरे से ना पैसों की बात करे कंफ्यूज कर देता है यार। देख देख बेटा, ये रहा ओगोनिया। ओगोनिया जैसे स्पर्मेटोगोनिया, जुआ तो बाद में आई थी। फिर माइटोसिस होगी, डिफरेंशिएशन होगी, माइटोसिस हुई, प्राइमरी oocyte बन गया। 2n, ये लिखो 2n क्योंकि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होती है
ओवुलेशन से पहले कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। तो कौन से स्टेज में रेस्टेड होगा ये? मियोसिस Meiosis 1, Prophase 1, मियोसिस 2, मेटाफेज 2। Metaphase 2. देखिए ना, कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, उससे पहले की बात कर रहा है ये। इसने पूरा एक साथ में कवर कर दिया, इसने मेंशन नहीं करा है। ओके, देख लिया करो। एंड ये वो जो स्टेज हम करके आए ना, इसने यहाँ मेंशन नहीं करी है। ठीक है, अब इसके बाद ओवम जब रिलीज हो गया, बाहर निकल आया ओवम, तो देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बना रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कंप्लीट हो चुकी है? Fertilization. हाँ, ठीक है। तो अडल्ट रिप्रोडक्टिव देखो है टेक्निकली अलग अजीब तरीके से बनाया ना इसने। यहाँ पे कहाँ स्पर्म दिखा रहा है, लेकिन देख यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी दिखा रहा है बेटा, अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ दिखा रहा है। तो यहाँ पे कंसीडर कर रहा है फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो बेटा यहाँ सेकंड पोलर बॉडी बन गई है। दैट मीन्स यहाँ पर मियोसिस 2 मेटाफेज 2 कंप्लीट दिखा रहा है ये। देख रहे हो तुम क्या पाखंड है ना? तो याद रखना याद रख लेना, ऐसे डायग्राम बर्बाद सा कर देते हैं। तुम ध्यान रखना, क्लियर? Yo-yo man. तुमको प्रोसेस, तुमको क्लियर है ना प्रोसेस? ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहाँ गया क्लीवेज और फर्टिलाइजेशन? यहाँ लाएंगे हम, आओ यहाँ से पढ़ाते हो तुम। अरे भाई खुल जा। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा दिया ना मैंने? Yo-yo. Yo-yo ma'am, ठीक है, अब मेरे को खुद बता दो क्या पढ़ोगे। मॉलिक्यूलर, देखो 3 चैप्टर पढ़ा सकती हूँ मैं तुम्हें मैक्सिमम। कितने ही दिन बचे हैं? 5 दिनों में 3 ही हो पाएंगे। मॉलिक्यूलर, जेनेटिक्स या फिर इवोल्यूशन, ये 3 मैं सोच रही थी। तुम बताओ तुम क्या पढ़ोगे? मोलिकुलर। Principle of inheritance. क्या बोली? जेनेटिक्स कर लेते हैं पूरी। Genetics कर लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 1.5 घंटे में 5 दिन है ना कितने 4 दिन है ना हमारे पास? Yes ma'am. Yes ma'am. 4 दिन है। yo-yo ma'am, कोई 3 चैप्टर सिलेक्ट कर लो तो मैं वो करा दूं। बीच में संडे पड़ेगा क्या कोई? यस मैम। Yo-yo ma'am. yo-yo ma'am, Ma'am परसों है Sunday. मैम परसों है संडे। अबे यार, तो एक दिन तो संडे का ही हो गया भाई। मैं संडे को क्लास लूंगी लेकिन, ठीक है? Yes ma'am. yo-yo ma'am, ठीक है, तो मैं तुमको संडे को करा दूं कोई लंबा सा, तुमको उसमें संडे को जेनेटिक्स करा दूं, एक ही दिन दिमाग खराब कर लो अपना। Yo-yo यस ma'am. मैम। yo-yo ma'am, ठीक है, संडे को मैं जेनेटिक्स कराती हूँ, कल बैठ के इवोल्यूशन कर ले। Yo-yo ma'am. यस मैम। yo-yo ma'am, जहर सा चैप्टर है ना, मन नहीं करता पढ़ने का। यस मैम। yo-yo ma'am, ठीक है, तो चलो यार कल फिर इवोल्यूशन कर लेते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूलर, दोनों में से एक करते हैं। मॉलिक्यूलर है बहुत लंबा, पर संडे को यार एक लेक्चर कर लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां से फंस जाओगे और पेपर तो आना ही है, इन तीनों से तो आना ही है, फिक्स है। चलो आओ इधर आओ, बातें क्यों मार रहे हो, ये तो कर लो। आप ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वार्टर्स semen is released by the penis into the vagina। बच्चों को याद होगी ये बात। तो मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। अबे कितने % स्पर्म्स को मोटाइल होना चाहिए और सही शेप का होना चाहिए? 60%। शेप किसकी सही होनी चाहिए, कितने % की, और मोटिलिटी कितने % शो करे? पढ़ रहे हो ना तुम? कितने %? शेप एंड साइज कितने % का सही होना चाहिए आउट ऑफ 100? 60%. 60%। एंड मोटिलिटी 40%. स्टैटिक लाइन है ये। सर्विक्स से यूट्रस में गया, फाइनली एम्पुलरी रीजन में चला गया। यहाँ अंडरलाइन करेंगे एम्पुलरी रीजन को, भाई यहाँ बोल रहा है फर्टिलाइजेशन होने वाली। ठीक है, पहले एम्पुलरी इस्थिमस था, अब एम्पुलरी हो गया। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी, ये भी यहीं पर चला जाता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, ओनली बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, अंडरलाइन करो। ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एट एम्पुलरी रीजन, तभी होगी फर्टिलाइजेशन, दोनों एक साथ आए। इसलिए हर सेक्स अनप्रोडक्टिव सेल से प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन हो भी सकते, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। कॉन्डम यूज करना चाहिए अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है। दिस इज द रीजन सारी फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी को लीड नहीं करती। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पूछ सकते हैं आपसे फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, वैसे तो इतना भाइयों क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, पर चलो। ये डायग्राम देख लो, बाहर दिख रही है तुमको कोरोना रेडिएटर, ये रेडिएशन है। अंदर तुमको दिखेगी जोला पेलुसिडा, और बेटा जोला पेलुसिडा पे ये रिसेप्टर बना ले, रिसेप्टर है ZP3। और ये पिंक वाली लेयर कौन सी है? Vitelline membrane. vitelline space, बस बहुत बढ़िया, बच्चे इंटेलिजेंट है हमारे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा, उसके कौन से रिसेप्टर से? ZP3 रिसेप्टर के।
एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एडिशनल स्पर्म। तो पहले जो वो चेंज कराता है दैट इज फास्ट ब्लॉक, जिसकी कौन से आयन की वजह से होता है? Calcium. Calcium ion. It ensures that only one sperm mated. The secretion of acrosome help in sperm. Okay. एक्रोसोम मदद करता है स्पर्म के एंट्री में। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेमी स्पर्म जोना पैराफिरम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे जाओ। अरे ऐसे किस चलेगा, तुम शर्मा शर्मा के आओगे तो। मैम दिख नहीं रहा। दिख अंधे? रहा है। मैम अभी होगी। पहले स्लो फ्लास्ट ब्लॉक था, फिर स्लो ब्लॉक है। स्लो ब्लॉक इन्होंने मेंशन नहीं करा। उसके बाद देखो ये कहाँ पहुंच गए। दिस इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक। ये क्या कह रहे हैं कि प्रो न्यूक्लियस मेल का फीमेल की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, सीधा जंप करके। सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल। मियोटिक डिवीजन ये भी अनइक्वल है, जिसकी वजह से सेकंड पोलर बॉडी बनती है, राइट। एंड हैप्लॉइड ओवम बनता है, जिसको ओटिड भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक कम वक्त लिख देंगे, हैप्लॉइड ओवम को ओटिड भी कहते हैं, है ना। तो ये अंडरलाइन कर लो, ओटिड भूल जाएगा। Soon the haploid nucleus of the sperm and the ovum fuse हो जाता है और zygote बन जाता है। ठीक है, zygote में number of chromosome will be 2n. It has to remember the sex of the baby decided by the that this stage only. Obviously अगर मेल ने x दिया है तो फीमेल तो x ही देती है, लड़की होगी। मेल ने y दिया है तो फीमेल तो x ही देती है, लड़का हो गया। तो बेसिकली चांसेस तो 50-50% होते हैं। अगर फिर भी बोले कौन डिसाइड करता है जेंडर, तो मेल डिसाइड करता है भाई, है ना। मेल को कूटो, लड़कियों को तंग करते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन अभी बात कर रहे हैं, जाइगोट बन गया, है ना। जाइगोट बनने के बाद उसमें जितनी भी माइटोसिस होगी, याद रखना, जितनी भी माइटोसिस होती है इन जाइगोट, बेटा उसको माइटोसिस नहीं कहते हैं, उसको अपन बुलाते हैं Cleavage. क्लीवेज, राइट। गुड। टुवर्ड द यूट्रस। अब जब क्लीवेज हो रही होती है ना, तो ये देखो यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो हमारा जाइगोट है ये मूव कर रहा है किसकी तरफ? टुवर्ड्स यूट्रस। यस, हाँ देखो टुवर्ड्स यूट्रस मूव कर रहा है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेयर। तो 16 सेल जो स्टेज आ गई उसको अपने बोल दिया ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर से कौन सी पहले स्टेज आती है? मोरुला। मोरुला। इसको मुझे पूरा तो याद रखना। द एम्ब्रियो ऑफ 8 to 16 स्टेज। अरे एक सेकंड, ये ब्लास्टोमेयर नहीं है, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टोमेयर एंड ब्लास्टोसिस्ट? Presence of cavity. जो सेल डिवाइड हो रहे हैं ना माइटोसिस से। अच्छा अच्छा, अरे ओ, अगर ये जाइगोट है और उसमें क्लीवेज हो रही है, तो क्लीवेज के बाद जाइगोट का साइज बढ़ेगा कम होगा? हम बढ़ेगा। सेम रहता है। सेम रहेगा, क्योंकि उसके बाहर जोना पेलुसिडा लगी है अभी भी, उसका साइज सेम रहेगा बेटा, वो बढ़ता नहीं है। तो जाइगोट का जो साइज है वो कैसा रहता है? सेम। इंक्रीज क्या होता है? नंबर ऑफ सेल, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स ओवरऑल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी इंक्रीज होते हैं ना। न्यूक्लियस भी तो हर एक सेल के अंदर, लेकिन ओवरऑल साइज रिमेन द सेम, राइट। तो ये जो एक सेल है ना बीच में, इसको मैं बोलती हूँ ब्लास्टोमेयर। इस पूरे गोले को मैं बोलूंगी ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। हाँ, और अब ये जो स्टेज है ये वाली, इसमें मैं इसको बुला रही थी मोरुला, राइट। तो मोरुला के अंदर भी तो ब्लास्टोमेयर है ना। यस Yes, ma'am. ब्लास्टोमेयर ये था, एक सेल को बोल रहे हैं। ब्लास्टोसिस्ट ओवरऑल गोले को बोल रहे हैं। तो पहले मोरुला आता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट आता है, और दोनों के जो सेल्स होते हैं उन्हें ब्लास्टोमेयर कहते हैं। क्लियर? यस मैम। आगे चलो, Yo-yo, ma'am. आ जाओ। अबे आज के दिन आजा, आज के दिन आजा, थैंक यू। हाँ, ब्लास्टोमेयर एक और मोरुला, मोरुला बताया उन्होंने। द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। हाँ, मोरुला ब्लास्टुला में चेंज हो गया, ये इन्होंने खुद ही बता दिया ब्लास्टोसिस्ट में। बहुत बढ़िया। And it move further into the uterus. Blastomere in the blastocysts are arranged into outer layer trophoblast. अब ये blastocyst ये ज्यादा नहीं बताएंगे, तो जितना बताएंगे उसको जरूर लिख लेंगे कि ये 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है। बाहर वाली को अपन बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर Trophoblast. जाता है सेल्स का, जिसको बुलाते हैं Inner Inner बच्चा। cell किससे mass. बनेगा?
क्या बोला? ये बनाएगा हमें, हाँ Inner cell mass. हाँ, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंड्रोमेट्रियम। तो पूछ लेंगे कि यूट्रस की लेयर से कौन अटैच होता है, बेटा ट्रोफोब्लास्ट तो होगी ना, बाहर की लेयर वो है। एंड इनर सेल मार्ट गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड होते हैं और इसको पूरा खा जाते हैं, तो यूट्रस इसको अंदर खींच लेता है अपने, ठीक है, यही बातें बोल रहे हैं। As a result, basocysts become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation. Implantation का मतलब यही है, यूट्रस खाली दिखेगा लेकिन बच्चा अंदर लग चुका है। करेक्ट? डन? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. बेटा डन और नॉट? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yeah, ma'am. तो पहले पढ़ाया ना, तो उसमें तो मैंने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन अब रिवीजन के टाइम में इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, राइट? तो अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो रेफर कर लेना, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। एनसीईआरटी लेकिन इतनी है तो तुमसे पूछा इतना जाएगा, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लेग प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। तुमसे एनसीईआरटी क्या पूछ लेगी, वो अगर तुम डिटेल में पढ़ोगे तो तुम देख लोगे वहां पे कैसे कैसे बना है। तुमसे एनसीईआरटी स्पेसिफिक चीजें पूछेगी कि जैसे इम्प्लांटेशन हो गई, फिंगर लेग प्रोजेक्शन बन रही है ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, ऐसे ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर ऐसे लेयर बनती है। अगर तुमने वो नोट से पढ़ा तो तुम देख लोगे उसको कहते हैं क्रोनिक विलाय। क्वेश्चन ही आ जाएगा जी क्रोनिक विलाय है वो किसकी एक्सटेंशन है, इनर सेल वॉल ट्रोफोब्लास्ट लेयर, कुछ भी वर्ड डाल देंगे तो तुम याद रखना ना, क्रोनिक विलाय ट्रोफोब्लास्ट की एक्सटेंशन है। Which are surrounded by the uterine tissue, uterus के tissue और maternal bed. The chronic villi and uterine tissue become digitated with each other and jointly form a structure and function unit between developing embryo and maternal blood called placenta. दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, प्लेसेंटा में किस किस चीज ने पार्टिसिपेट किया है? देखो एम्ब्रियो भी पार्टिसिपेट करता है और मदर के टिश्यू भी पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे का जो प्लेसेंटा बनता है उसके अंदर। तो बच्चे की तरफ से क्या आ रहा है, कोरियोनिक विलाय। कॉर्निक विलाय, कॉरियोनिक विलाय, हाँ। और मम्मी की तरफ से क्या आ रहा है, Uterine tissue. यूट्राइन टिश्यू। बीच में मिलके ये क्या बना रहे हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। Placenta. है ना। ये क्वेश्चन बन गया, डन। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट, अब ये पूछ लेगा उसका काम क्या है, यार वो गंदगी भी लेता है और सब कुछ प्रोवाइड भी करता है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, पहला पॉइंट, ठीक है। वो न्यूट्रिशन देता है बच्चों को, दूसरा पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऐसे पॉइंट्स लिख लो, तीसरा पॉइंट। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एम्ब्लिकल। अब प्लेसेंटा और बच्चा कैसे कनेक्टेड है, थ्रू एम्ब्लिकल कॉर्ड, जो हर चीजों के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को देता भी और लेता भी है। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। अब ये प्लेसेंटा का एक स्पेशल फीचर है, तो आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, एनसीईआरटी 1000 बार पूछ चुका है नीट। सबसे पहले ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। प्रेगनेंसी टेस्ट में अपन ये तो देखते हैं, पर मदद नहीं करती है तो उसमें एचसीजी हार्मोन आता है। एचसीजी हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में बनता है, कभी बन ही नहीं सकता। तो एचसीजी के रिसेप्टर पड़े होते हैं उस स्टिक के ऊपर, जैसे ये गिरता है वो भाई पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई ये तो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो पहला हार्मोन है ये ए। फिर ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ये आपका लैक्टोजन बनाने में मदद करेगा, मदर्स मिल्क। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यार एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तो बेसिक है ना, तो बनेंगे ही, क्योंकि अब कॉर्पस ल्यूटियम का क्या है, थोड़ा टाइम कॉर्पस ल्यूटियम लेगा लेकिन धीरे धीरे प्लेसेंटा उसका काम लेने लग जाएगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट हो जाएगा 1 मंथ के बाद, अब प्लेसेंटा ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, समझिए। Yeah, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से बनता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जब प्रेगनेंसी लेट है, अब काफी टाइम होगा, 3-4 महीने हो गए, तब एक और हार्मोन सीक्रेट होगा, रिलैक्सिन। इसको भूल जाते हैं हम, कौन सीक्रेट कर रहा है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। इज आल्सो सीक्रेटेड बाय ओवरी। Yes, ma'am. ठीक है। तो हमने बोला प्लेसेंटा के कितने हार्मोन है, 4। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, है ना, साइड में लिख लूंगी मैं। और मैंने ओवरी से कितने की बात कर ली, 1। एस्ट्रोजन वो भी रिलीज कर रहा होगा, ऐसा नहीं है रिलीज नहीं करा, लेकिन हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना एनसीईआरटी में, तो तुम सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को अभी ध्यान में रखो, जब डॉक्टरी करोगे तब इसको आगे और डिटेल में पढ़ना है ना, तब तुमको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें तुमको तो पता ही नहीं, अभी आगे पता चलेगा, अभी के लिए यही याद रखना है। देखो रिलैक्सिन बहुत अच्छे से, अभी तुमने बोल दिया था ना प्लेसेंटा, तो वो भिलेगा लग सकता है, ध्यान से ओवरी को अंडरलाइन कर लेंगे। Let us remember, HCG, HPL, relaxin are produced in women only during pregnancy. अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी चीजें जो सिर्फ प्रेगनेंसी में बनती है। देख एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो आगे भी बनता है, लेकिन HCG
HPL एंड रिलैक्सिन, ये सिर्फ प्रेगनेंसी में बनता है। ये आपका आ गया 4 मार्क का क्वेश्चन, अंडरलाइन करो, साइड में लिख लो। क्लियर? इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन वैसे भी हाई होते हैं, इसलिए तो जो मदर होती है बहुत मूड स्विंग होते हैं, उसको खुद नहीं पता चलता रोना छूट गया, क्योंकि हार्मोन बहुत हाई होते हैं ना मदर के उस टाइम, इसलिए फेस पे ग्लो आ जाता है। किसी को एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोन इतने हाई है, तो यू डोंट नो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। ओके, ये इतना ही था। नीचे आते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास डिफरेंट। देखो अभी तक तो ये इसने क्या बात करी, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की बात करी, इनर सेल मास की बात करी। फिर इसने बोला ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है इससे क्रॉनिक विलाय बनेगी। फिर इसने बोला कोरियोनिक विलाय और मदर के टिश्यू मिलके क्या बना देंगे, प्लेसेंटा। फिर भाई भटक गया अपनी बातों से, कहता मैं प्लेसेंटा की बात करूंगा। भाई कितने हार्मोन सीक्रेट करता है, 4 है ना, और उसी टाइम पे ओवरी कितने सीक्रेट करती है लेट इन प्रेगनेंसी। 1 अब इसके हार्मोन, 4 हार्मोन में से कौन से हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं? SCG, HPL, रिलैक्सिन। HCL, HPC, बहुत बढ़िया। सब कुछ भी बोल रहे, समझ आ गया ना? लेकिन ठीक है। अब मैम क्या था, रास्ते से भटक गया था, ट्रोफोब्लास्ट में बह गया था, लेकिन अच्छा आओ मैं इनर सेल मास की बात भी कर लूं। यहाँ से ICM की बात कर रही, इनर सेल में ICM लिख लो। इनर सेल मास कह रहा डिफरेंशिएट होता है, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। तो किस लेयर में डिफरेंशिएट होगा भाई, बाहर की लेयर, मिडल की लेयर और अंदर की लेयर। आपको पता है ना 3 तो लेयर होती है जर्म लेयर, है ना? ठीक है, बना लेते हैं आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडल लेयर बना लेते हैं। ट्रिपल प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ना, इसलिए ट्रू सिलोमेट है। These 3 layers give rise to all the tissue in body. It needs to be mentioned that inner cell mass contains certain cell called stem cell which have the potency to give rise to all the tissue and organ. सबसे पहली बात, स्टेम सेल किसको जन्म दे सकता है? सबको जन्म दे सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब फीटल स्टेज में हो ना, तो आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, स्टेम सेल्स निकाल लेते हैं और उसको ना फ्रीज करके रख लेते हैं। तो कल को मान लो बच्चे को ऑर्गन की प्रॉब्लम होगी, तो क्या करेंगे, उसके स्टेम सेल से ऑर्गन को पैदा करके उसी की बॉडी में लगा देंगे, तो ऑर्गन रिजेक्शन से बच जाएगा ना। वो तो उसी के स्टेम सेल्स है, बॉडी थोड़ी समझे कि बाहर का ऑर्गन है, उसी का तो ऑर्गन है। तो स्टेम सेल्स सारी बॉडी का ऑर्गन बना सकते हैं। ऐसे सेल्स को पहले निकालने की कोशिश अब की जाती है। वैसे वो बता रहे हैं कि इस स्टेज में स्टेम सेल्स पड़े होते हैं जो पूरी बॉडी के सारे सब चीजों को जन्म देते हैं, समझ आई? यस मैम। एंडोडर्म किसको जन्म देता है, किसको बोला था मैंने? मैम क्या बोल रहे हो? एंडोडर्म किसको जन्म देता है? हाइपोथैलेमस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट एंड स्किन को, ठीक है। मेसोडर्म किस ऑर्गन को, एंडोडर्म किस ऑर्गन को जन्म दे रहा था? बेटा खोल फटाफट खोल, एंडोक्राइन सिस्टम में लिखवा है, खोल एनसीईआरटी नोट्स फटाफट देख के बता। उसने अकेले ने ठेका नहीं उठाया, तुम भी बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, मैं बता चुकी हूँ, मैं लिखवा चुकी हूँ, अब नहीं बताऊंगी। नहीं लिखा? नहीं लिखा भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं लिखवा चुकी हूँ, स्पेसिफिकली एंडोक्राइन चैप्टर में रुक के लिखवाया था मैंने कि लिख लेना, काम आएगा। सिर्फ 2-3 थे जो तुमको मीजो से याद रखने थे, बाकी सब एक्टो और एंडो थे। एक्टो भी तुमको पता है, एंडो थे बाकी सारे नहीं याद, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम पढ़ो। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, अपने को पता है, ठीक है। यहाँ से मैंने तुमको इसका डब्बा बना रखा है, वो डब्बा बढ़िया है, डब्बा ही कर लेते हैं। है इसमें दिमाग पत्ती करेंगे हम। कहाँ है वो डब्बा? डब्बा कहाँ है? तो कहाँ गया? अरे भाई डब्बा ही बनाया था ना, मैं गलत तो नहीं बोल रही? प्रेगनेंसी के ऊपर, हाँ ये रहा। लो भाई, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दिल बन जाता है, यानी कि 4 वीक। मंथ और वीक को याद रखना है, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। एंड ऑफ सेकंड मंथ मतलब 8 वीक खत्म हो गए, लिम्स और डिजिट बन जाती है, आर्म्स, फिंगर और लेग्स बन जाते हैं, ठीक है। लिम्स और डिजिट से ही होती है ना, हाथ पैर, और डिजिट मतलब उंगलियां। एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ मतलब 1 मंथ में
4 हफ्ते, तो 3 मंथ में कितने हुए? 12 12 मेजर ऑर्गन बन गई, लिम्स अच्छे से बन गई और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन गया। क्वेश्चन ये आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया कब बना? तो 3rd मंथ आफ्टर ट्राइमेस्टर हम बता सकते हैं ना लड़का या लड़की? yes ma'am Yeah, ma'am. तो आफ्टर ट्राइमेस्टर आप बच्चे का 6 बता सकते हो। ड्यूरिंग 5th में, इसलिए तो एमनियोसेंटेसिस डिफिकल्ट है। एमनियोसेंटेसिस 3 मंथ के बाद करेगा इंसान, ताकि जेंडर पता चले। और 3 मंथ के बाद प्रेगनेंसी इतनी ठहर जाती है कि अगर आप अबॉर्शन करोगे तो लेडी को खतरा है। तो इसलिए तो Yes, एमनियोसेंटेसिस जेंडर के लिए करनी नहीं चाहिए। तो जनता पागल है। ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट बेबी मूवमेंट आएगी, तो बच्चे की मूवमेंट फील होने लग जाएगी मम्मी को, ठीक है। हेयर डेवलप होने लग जाएंगे सर के ऊपर। एंड ऑफ 24th वीक, देखिए सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। टोटल 6 महीने खत्म हो चुके हैं। 6 महीने में क्या होगा? बॉडी के ऊपर फाइन हेयर आएंगे, क्योंकि हम मैमल्स है। आईलिड सेपरेट होगी, मतलब अब बच्चे की आंख खुल गई अंदर, आई लैशेज भी बन चुकी है। हाँ बेटा बोल। मैम वो ओरिजिन मिल गए, वो आपने उसमें लिखवाए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जस्ट 1 मिनट रुकना। तो गैसेशन मतलब जितना टाइम प्रेगनेंसी रहेगा उसको गैसेशन कहते हैं। सबसे लंबा एलिफेंट के अंदर होता है भाई, 1 साल 10 महीने प्रेग्नेंट रहते हैं। इसलिए अगर एलिफेंट का बच्चा मर जाए ना पैदा होते, तो बहुत सैड हो जाते हैं। वो सोचो ना, 1 साल 10 महीने से प्रेग्नेंट थी वो, कितनी बड़ी बात होगी, राइट। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है कि फीटस और प्लेसेंटा दोनों सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को कि अब पार्चुरेशन का टाइम है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, सिग्नल कौन भेजता है कि भाई डिलीवरी होनी है? एक तो फीटस भेजता है, दूसरा प्लेसेंटा भेजता है। दोनों सिग्नल भेजते हैं। कब भेजता है सिग्नल? जब सर्विक्स के ऊपर, अगर ये सर्विक्स है तो बच्चे का जब सर आके यहाँ लगने लगता है ना, तब सिग्नल आता है कि भाई अब ना पार्चुरेशन का टाइम आ गया। तो प्लेसेंटा भी सिग्नल भेजेगा और फीटस भी भेजेगा। और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए? यूट्रस की फॉर पार्चुरेशन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ब्रेन रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। हाँ, बच्चा जितना सर मारेगा उतना ऑक्सीटोसिन और रिलीज होता जाएगा, ठीक है। और किसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है? एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, Myometrium. मायोमीट्रियम। दूसरा क्वेश्चन, मदर से बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू किया जाता है? आईजीजी। और मिल्क के थ्रू किया जाता है? आईजीए। ए, जब माँ की वूम में बच्चा था, मैंने सुनाई थी ना महाभारत में कहानी, तो बच्चे को सब कुछ सुन रहा था जब तक मम्मी उठी रही थी। तो गुरु का ज्ञान जाता है सिर्फ प्लेसेंटा से, समझ आई? आईजीजी। और मिल्क से सबसे पहला इम्यूनिटी जा रही है, दैट इज ए फॉर एप्पल। यस मैम। गलत आंसर दे रही है इसकी तो। कोलेस्ट्रॉल मम्मी का पहला मिन आईजीए से इनरिच होता है, बच्चे के लिए जरूरी होता है। नहीं होता तो हम बकरी का दूध पिलाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा बता। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से एक्टोडर्म निकलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी के अंदर हम लिख लेते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। नेक्स्ट, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास से एंडोडर्म का ओरिजिन होता है। थे ये थे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में साइड के ऑर्गन थे। लिवर साइड से बाइल भेजता है, पेनक्रियास और लिवर के साथ ही लगा होता है गॉल ब्लैडर। ये सब डाइजेशन में काम करते हैं ना, तो ये सब एंडोडर्म थे। और मीजो में बोन, किडनी वगैरह और आइस। बोन्स, ब्लड और किडनी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसमें? और मीजोडर्म। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ओके बेटा, गुड, आगे आते हैं। ठीक है, डन है सबका इतना? रीड कर लोगे ना? रीड कर लोगे ना? यस मैम। अच्छा, आ जाओ फिर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले तो मजाक ही चल रहा है ना, कुछ खास तो बताते नहीं है। पहले ही बस ये तुमको वो डॉक्टर तन्वी ने भी बताया था ना। यस मैम। 51 है ना, तो 1951 में हुई थी। और आरसीएच की फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। एनसीईआरटी के पहले पहले पेज पे लिखा है ये दोनों, ठीक है। बोलिए एनसीईआरटी। यस मैम। स्कूल में तुम लास्ट में जाके इसमें कंफ्यूज होते हो, लेकिन मैं एक बार तो पहले का कराऊंगी यार। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए भाई? सब कुछ होना चाहिए उसमें। ये यूजर फ्रेंडली, इजीली मिल जाए, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो पाए, साइड इफेक्ट्स कम हो, सेक्सुअल डिजायर में कोई दिक्कत ना क्रिएट करे, वो होता है। नेचुरल मेथड थे, 3 ही मेथड है, विड्रॉल मेथड,
रिदमिक मेथड एंड लैक्टेशन एंड एमिनेरिया। विथड्रॉल मेथड मतलब कि क्वार्टर्स के टाइम पे जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला हो, सीमन रिलीज करने वाला हो, मेल अपना पीनस सर्विक्स से बाहर निकालते हैं, विथड्रॉल मेथड। रिदमिक मेथड का मतलब है कि फीमेल को जब, क्या था रिदमिक मेथड, क्या था? Less chances of fertilization. हाँ, पीरियड्स मैथ कर ले, उसको पता है ना, 4th डे पे, 14th डे पे सॉरी, जैसे मान लो पीरियड्स, आज क्या डेट है, 26. लेट्स से किसी के 26 को पीरियड स्टार्ट हुए, हम अज्यूम करते हैं ब्लीडिंग कब तक चलेगी, 5 days. 5 days. क्या डेट हो जाएगी, Yes, ma'am. क्या डेट हो जाएगी, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल। यहाँ से मैंने काउंट करना था ना, तो 5 दिन हो गए। अब 5 दिन अगर ये हो गए तो कब एग रिलीज होगा इस फीमेल में, कौन सी डेट को, और कितने दिन ऐड करूं, 5 डेज, तो और कितने ऐड करूं दिन, 10 days. 11। अबे 9। 9 days. 9 days. तुम भांग पीना बंद करो, ठीक है, इतने नशे बेटा अच्छे नहीं है। लीवर, किडनी, पैनक्रियास के साथ साथ दिमाग फिर रहा है तुम्हारा। अबे 14 डेज का 14 बोल दो, क्या है क्लास ही तो है, कुछ भी बोल देंगे। कम पिया करो भांग, अच्छा नहीं होता इस उम्र में, ऐसे झूलते झूलते क्लास में आते। 9 डेज, तो बताओ कौन सी डेट होगी, हे भगवान क्या बोलोगे भगवान जाने। बेटा अगला महीना मई है, 9 मई। 9 मई। तो लगभग 9 मई को इस फीमेल को क्या होगा, एग रिलीज, लगभग। तो क्या करेगी, 9 में बोल रही है ना, तो लेट्स से 9 में है ना, तो ये फॉर एग्जाम्पल 9 में सिर्फ 2 दिन पीछे कर लो, 7 मई से लेकर 9 मई के आगे 2 दिन कर लो, 11 मई तक। 9 मई से 11 मई तक ये सेक्स को अवॉइड करेगी, क्योंकि इस टाइमिंग पे एग रिलीज हो सकता है। इसको कहते हैं रिदमिक मेथड। डिसाइड कर लिया कि इन दिनों में सेक्स को अवॉइड कर देंगे, तो एग रिलीज होगा नहीं, तो इवन अगर स्पर्म अंदर चले भी गए एग होगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन थोड़ी होगी, समझ आई? Yes, ma'am. देखिए अब लैक्टेशन एमिनेशन होता है कि जब लैक्टेशन होती है ना, तो कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ब्रेन में जाता है और किसकी सिक्रीशन को रिलीज कम करवा देता है, एफएसएच एंड इफेक्ट डालता है। तो बेटा अगर एफएसएच और एलएचई नहीं है, जब एफएसएच कम है, तो ओवरी के अंदर जो हमारा फॉलिकल बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, वो तो बन ही नहीं पाएगा ना, एफएसएच के इन्फ्लुएंस पे तो बनता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका तो नाम ही वही है। तो जब एग बन ही नहीं रहा ओवरी के अंदर, अभी तो काय के ओवुलेशन, तो प्रेगनेंसी कैसी होगी जब अंडा ही नहीं रिलीज हो रहा फीमेल की बॉडी में। तो ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, यानी कि फर्स्ट 6 months आफ्टर डिलीवरी, उस टाइम पे फीमेल के अंदर अंडा ही रिलीज नहीं होता, उस टाइम पे सेक्स करना सेफ रहता है। ये है नेचुरल मेथड, लेकिन फेलियर है। विड्रॉल मेथड में विड्रॉल करते टाइम थोड़ा भी सीमन अंदर चलाएगा तो प्रेग्नेंट हो सकती है। रिदमिक मेथड में तुक्का ही तो मार रही है ना, किसी दिन एक जल्दी रिलीज हो गया तो नेवर नो। लैक्टेशन एंड एमिनेरिया में भी तुक्का ही मार रहे हैं कि प्रोलैक्टिन एफएसएच को रोक रखा है, क्या पता 5 महीने में रोकना बंद कर दे। तो ये सारा मेथड का फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्लियर? मैम। बैरियर मेथड, मेल में कॉन्डम, फीमेल में कॉन्डम, डायफ्राम, सर्विकल कैप, सर्विकल बॉन्ड। देखो फीमेल में ज्यादा है, लेकिन दुनिया में ज्यादा यूज कॉन्डम्स होते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर इंसर्ट करने का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, मेल में इजी है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. मुझे ये देखो, फीमेल कुछ भी यूज कर रही है तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा इंटरनल है। मेल के केस में पीनस है तो बहुत इजीली ऑपरेट हो जाता है, फीमेल के केस में डिफिकल्ट है, वजाइना से इंसर्ट करके सर्विक्स तक जाएगा। तो बेटा अगर वो कुछ भी यूज कर रही है ना, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम, तो उसको कॉन्डम वजाइना से सर्विक्स तक जाता है। अब मेल मान लो बिना कॉन्डम के देयर परफॉर्मिंग सेक्स, तो सीमन रिलीज कर देगा, व्हाइट कलर से सीमन रिप्रेजेंट करा है ना। अब फीमेल जब अपना कॉन्डम रिलीज करेगी, इसको बाहर रिमूव करेगी, तो देयर इज चांसेस कि थोड़ा स्पिल हो जाए। अगर स्पिल हो गया फीमेल के पास तो स्पर्म्स तो भागते हैं, वो भाग के चले जाएंगे अंदर। तो और इसके अलावा अगर सीमेन में कोई भी एचआईवी वायरस भी है तो वो भी अंदर जा सकता है। तो फीमेल के जो कॉन्डम होते हैं ना, वो प्रिवेंट नहीं करते सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को, एसटीडी फैल सकते हैं इससे, लेकिन मेल कॉन्डम एसटीडी प्रिवेंट करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा मेथड बैरियर में कॉन्डम होता है, क्योंकि और कोई मेथड ना एसटीडी से आपको बचा नहीं रहा सिवाय मेल कॉन्डम। ठीक है?
यस मैम। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका डिफरेंस है, ठीक है। ये इसकी अच्छी बात है, कॉन्डम चीप होते हैं इजीली। अभी सर्विकल कैप्स और वॉल्स है, पिक्चर दिखाई थी मैंने। सबसे अच्छी बात कॉन्डम की, चीप है, इजीली अवेलेबल है, यूजर फ्रेंडली है, प्राइवेसी देखते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि सेक्स भी एक तरह से टैबू है ना सोसाइटी में, तो इजीली कोई यूज कर सकता है, उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, और सबसे अच्छी बात है एसटीडी से बचाते हैं। तो नीट ये पूछ लेता है एसटीडी वालों को। चलो डन। अब ये जो सर्विकल डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्स है, ये इंसर्ट हो जाते हैं सर्विक्स के अंदर और एंट्री सीमन की रोक देते हैं। इसका अच्छी बात क्या है, ये रीयूजेबल है, मतलब फीमेल इसको वॉश करके, देखो प्लास्टिक के है ना ये, फीमेल Yes, इसको ma'am. वॉश करके दोबारा यूज कर सकती है, ये इनकी अच्छी बात है। इफेक्टिवनेस इनकी इंक्रीज हो जाती है आप अगर स्पर्मिसिडल क्रीम्स यूज करो। स्पर्मिसिडल क्रीम या जेली से क्या होता है, स्पर्म जैसे डायफ्राम है, इसी कटोरी सी में आएंगे ना, तो वो उसको मार देगा। तो स्पर्मिसिडल जेल वगैरह से इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है। ड्रॉबैक बस यही है कि एसटीडी से नहीं बचाते, मुझे। यस मैम। मैम। अगला आता है यूटीआई, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो फीमेल ने क्या किया, 4 चीजें पहले यूज करी थी, कॉन्डम, सर्विकल वॉल्स एंड कैप्स। अब वो आ रही है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो अब जो भी है ना, वो सबके सब यूट्रस में जाएंगे। देखो बैरियर सर्विक्स और वजाइना तक ही थी, अब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर रहे हो, तो कुछ भी यूट्रस के अंदर डालोगे वो 1 महीने से ज्यादा गए तो डालोगे, कि इसमें आपको कौन मदद करेगा, डॉक्टर, खुद नहीं कर सकते, समझ आई। आईयूडी, यस मैम। ठीक है। तो आईयूडी प्लांटेड इनटू यूट्रस बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। आईयूडीज के अंदर आपका छोटा सा लेफ्ट साइड में एनसीईआरटी के पैराग्राफ है नीचे, उसमें ये सारी एक साथ लिखी है। ये जहर चीजों को ना इसी डब्बे में याद रखना है, तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना ये, यस मैम। है ना, किसी को याद करना है, और किसी बच्चे के पास नहीं है तो क्लास के बाद इसको नोट डाउन कर लेना, ऐसे ही याद करना, इसको ऐसे ही पढ़ते जाओ। इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है यार, तो इस साल भी आएगा तो तुम पढ़ लेना, है ना, तुम्हारा तो हो जाए क्लियर, ये बात है ना। यस मैम। यस मैम। क्या यस मैम लगा रखा है, क्यों बोल कर रहे हो, यो मैम। मैम। और तो सीरियस हो जाते हैं। जब भी मैं सेक्स से रिलेटेड कुछ पढ़ाती हूँ तुम ऐसे मौत से आ जाते हो। तुमको लाउड स्पीकर पे है क्या फोन तुम्हारा, नो मैम। तेरे से तो मैं पूछ ही नहीं रही थी, तू तो रहने ही दे। अच्छा, जनरली लाउड स्पीकर पे होता था वैसा सन्नाटा आता है, मुझे जैसा आज तुम्हारे आ गया। चलो कोई बात नहीं, आओ दोबारा आओ। कहाँ गया, अरे मेरे हिसाब से तो ये मैं वही बोल, लाइपस लूप की तो फोटो थी। ये देखो ये ड्यूट्रस है, उसके अंदर डाला हुआ है ये घुमा फिरा के लाइपेज लूप, लूप तो बना हुआ है इसका। याद क्या रखना है कि ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, मेडिकेटेड है या नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड है, ठीक है। क्या रिलीज कर रहा है, बेरियम सल्फेट, मेडिसिन रिलीज नहीं कर रहा, बेरियम सल्फेट एक केमिकल रिलीज कर रहा है, ठीक है। प्रेगनेंसी को रोकने में ये मदद करेगा, स्पर्म को मार देगा। तो याद क्या रखना है, नॉन मेडिकेटेड कौन सी है, कॉपर वाला कौन सा, हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है, देखो बेटा एक ही है नॉन मेडिकेटेड, बेरियम सल्फेट वाला जो है लूप है ये। कॉपर रिलीजिंग वाले तुम्हें याद रहेंगे, कॉपर टी एंड कॉपर 7। जो याद नहीं रहता वो मल्टी लोड 375। ऐसा समझ लो किसी पास गन है, उसमें गोली के छर्रे छर्रे समझते हो, यो अबे मैम। माउजर गन नहीं है किसी के पास, आती नहीं क्या। मैम। हाँ तो फिर छर्रे हो उसके अंदर, कभी अपने भाई बहन को मारो, भाई साहब निशान पड़ जाएगा बहुत बुरा, तो पिटोगे तुम। मेरा भाई मारता था मेरे को, फिर उसको मम्मी मारती थी, तुमने नहीं करेगा भाई। नो मैम। ये कितनी भोली जनरेशन आ गई अब, मारपीट नहीं करते क्या तुम, अब छोड़ दी। यस मैम। सीरियसली नहीं करते, छोटे भाई बहन को मारना या छोटा भाई बहन तुम्हें मारे, वो कल्चर चला गया क्या। मैम छोटे नहीं कहाँ मैम हैं? मारते हैं। छोटे भाई बहन मार लेते हैं, मैम लड़की का आजकल के बच्चे खराब हो गए हैं, गालियां देके भाग जाते हैं। अबे अपने भाई बहन को मारना, पड़ोसी के मारेगा तो गाली पड़ेगी। नहीं मैम अपने भी। अबे अपने भाई बहन गाली देके भागेंगे कहाँ, रात को सोने तो तेरे पास ही आएंगे, पेल दिए पकड़ेंगे। नहीं मैम रियल नहीं है, मेरे चाचा वगैरह के हैं, उनको मारता हूँ मैं। गाली देके भाग जाते हैं, इतनी हिम्मत, और यो। वाह क्या बात है, ये अलग था। मैं गाली देती मेरा भाई तो मुझे भाई साहब बाद में बताता, मम्मी पापा के सामने तो कुछ नहीं कहता था, मम्मी पापा शाम को घर आते थे, लेकिन अगले दिन सुबह वो ऑफिस चले जाते थे। उसके बाद जो मैं पिटती थी ना, वो हद नहीं थी उसकी। हर्रे बहुत खाया मैंने, निशान पड़ जाते, मैं बस चाहती थी वो मुझे मारे और निशान पड़ जाए, और वो टेक्निकली मारता था निशान ना पड़े, क्योंकि निशान पड़ गया तो मुझे बस मम्मी के सामने खड़े ही होना है, उसके बाद वो पिटता था अच्छे तरीके से।
मुझे मौजर गन का एक बार याद है, उसने मारा तो लाल कलर का निशान पड़ गया था, छोटा पिंपल जैसा हो गया था वहां पे। ओ भाई साहब, मम्मी तो घर आके, छोटी थी मैं, मम्मी ही नहा धुला के चेंज करेगी कपड़े, फिर मम्मी ने देखा और पिटा मेरा भाई। क्या कितने खूबसूरत दिन थे। वो पिटता था, मैं देखती थी। लेकिन चलो छोड़ो, याद ये रख लेना कि मौजर गन है, उसके अंदर तुमने भर दिया छल्ले, लेकिन तुम हो अमीर। इमेजिन करना मुश्किल है ना, लेकिन कर लो इमेजिन कि तुम हो अमीर और छर्रे किसके बने हैं, कॉपर के। वैसे कॉपर इतना भी महंगा नहीं है, पर चलो कॉपर के छर्रे वाला है, ठीक है। तो मल्टी लोड, गन को ही तो लोड करते हैं, तो गन को तुमने लोड कर दिया, 375 ना भी याद रखोगे तब भी तो यही है। तो मल्टी लोड कॉपर रिलीजिंग है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड सिर्फ एक थी, वो लूप वाली, कोई मेडिसिन नहीं है उसमें, अपने आप में उलझी हुई है। कॉपर रिलीजिंग में सिर्फ मल्टी लोड कंफ्यूज करेगा और LNG 20 के साथ कंफ्यूज करेगा। तो जब तुम्हें मल्टी लोड याद होगा तो तुमको पता है ना, बाकी जो भी बचा है वो सब हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो LNG 20 लेवोनोजेस्ट्रल आपका क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। और यही पूछ लेंगे, ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी करा देगा, मतलब एंडोमेट्रियम को झड़ा देगा। अगर वो झड़ ही गई तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि हार्मोन रिलीजिंग आईओडी करती क्या है, बेटा वो किस चीज को रोक रही है, इम्प्लांटेशन को रोक रही है, ठीक है। इसके अलावा वो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस भी कर रही है, तो जो स्पर्म आ रहा है उसको भी खा रही है और यूट्रस को भी झाड़ रही है। समझ रहे हो, बड़ी खतरनाक चीज है। हार्मोन है ना, हार्मोन तो सिस्टम को बहुत बुरा सा हिलाता है, समझ आई। यस मैम। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत करके है ना, इसे याद करके। मल्टी लोड, ये देखो 375, देखो कॉपर टी वगैरह ऐसे दिखते हैं, यूट्रस में डल जाती है, कितने छोटू साइज है, यूट्रस में रहता है ऐसे। यूट्रस भी बहुत छोटा होता है, सिर्फ प्रेगनेंसी में एक्सपेंड होता है, नहीं तो देखो इतना छोटू सा है। देख रहे हो तुम, इतना सा हाथ है ना ये यूट्रस का, उतने में ही वो आ गई है, तो इतना सा यूट्रस है। बड़ा होता है जब बेबी आता है उसमें, वो इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। कॉपर वाली यही यहाँ लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। लाइपेज लूप इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। बेटा दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि कौन क्या करता है, बेटा लूप है ना ये, तो ये पहले ही लूप है, भूल भुलैया से कौन जा पाया, तो इसने क्या कर दिया, फेगोसाइटोसिस कर दी उसको, जो खा गया रास्ते में। कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, ये बार बार आता है, मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को उसको जाने से भी रोकेगा, प्लस उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी वीक कर रहा है। समझ रहे हो तुम, रास्ते में उसको इतना मार रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन ही ना कर पाए। हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है ना, तो अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विस को हॉस्टाइल बना देता है। हॉस्टाइल मतलब फेगोसाइटोसिस इतना बना देता है कि स्पर्म सर्विस उसको आपका सर्विस को क्रॉस नहीं कर पा रहा, यही आके मृत्यु हो रही है उसकी। तो जो कीवर्ड्स है ना जिनको अंडरलाइन कर रखा है, इससे क्वेश्चन बनता है। बहुत स्पेसिफिक याद रखना है, इंग्लिश याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइपेज लूप, नॉन मेडिकेटेड, सेकंड फेगोसाइटोसिस, डन। कॉपर, कॉपर रिलीजिंग आईओडी कॉपर रिलीजिंग होती है, मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है, फेगोसाइटोसिस नहीं कर रही है, याद रखना। हार्मोन रिलीजिंग इम्प्लांटेशन में पंगे डाल रही है और सर्विस को हॉस्टाइल बना रही है। देखो ये कितना यूनिक फीचर है ना, बाकी किसी में ये नहीं था यूनिक, तो ये यूनिक है इसलिए याद रह जाएगा। भाई हार्मोन रिलीजिंग है, हार्मोन ही है जो अजीब अजीब सी चीजें कर सकते हैं शरीर में, क्लियर। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, दूसरा इनका फेवरेट, कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत इफेक्टिव होती है, फेलियर रेट बहुत कम होता है, लेकिन भाई इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं फीमेल के अंदर, पूरा सिस्टम हिला देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो इसलिए डेंजरस होती है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन अकेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, और एक एग्जांपल है अपने पास सहेली। सहेली इतना खास क्यों है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइडल हार्मोन्स है, सहेली इज नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन। देखो स्टेरॉइड क्या है, बॉडी में जाएंगे तो सेल के अंदर जाके रिएक्शन करते हैं, सेल के सरफेस पे अटैच होते हैं, स्टेरॉइड अंदर जाके अंदर जाके जाके, हाँ। तो सोचो कोई फीमेल स्टेरॉइडल मेडिसिन ले रही है 1 साल से, उसकी बॉडी में फर्क नहीं पड़ेगा, अजीब सा मोटापा आ जाता है या बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाता है, अजीब अजीब से साइड इफेक्ट्स रहते हैं हमेशा के लिए। सहेली अच्छी है क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल थी, पहली थी, कहाँ पे बनी थी, लखनऊ। लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनी थी, मेरे कॉलेज के बैक साइड में था ये। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, फीमेल खाती है इसको, मेल्स को मत खिला देना, ऑरल है ये। इनमें नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, कैटक्रोमन केमिकल है, पूछते नहीं है वैसे, एंटी एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। कैसे लेना है, वंस इन अ वीक पिल है, हर रोज भी नहीं खानी। इफेक्टिवनेस काफी है, साइड इफेक्ट लो है, इसलिए बहुत अच्छी पिल है, ये लिखा है ना, बस ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमने लिखे हुए हैं ना नोट्स। यस मैम। क्या करती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देती है यूट्रस में ताकि इम्प्लांटेशन ना हो,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहेली क्या रोक रही है? इम्प्लांटेशन रोक रही है। क्लियर? Yo-yo, ma'am. तो खुद ही सोचो ना कि अगर कोई भी चीज है, तुमसे क्या पूछेंगे? वो चीज सबसे पहले कहाँ यूज हो रही है? यूट्रस में हो रही है, तुम उसको खा रहे हो। दूसरा, उसकी खुद की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये पूछ लेंगे। और तीसरा, तुमसे ये पूछ लेंगे वो कर क्या रही है। ये इम्प्लांटेशन रोक रही है। लाइपेज ट्यूब क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी क्या कर रही है। ये तीन जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जब तीन ही क्वेश्चन बन सकते हैं तो फिर बना लो ना उसे। समझ आई? Yo-yo, ma'am. अच्छा अच्छा अच्छा। इम्प्लांट्स, ए इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट्स मतलब आप अपनी स्किन के अंदर डाल लो, जो धीरे धीरे मध्यम मध्यम सा आपके शरीर में हार्मोन रिलीज करते रहे। समझ रहे हो ना? जैसे कुछ दोस्त होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं, तेरा कितना सिलेबस हुआ, फिर मध्यम मध्यम वो जहर रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, तुमको पता नहीं चलता 2 आवर चले गए। है ना? होता है ना ऐसा? Yo-yo. Yes. हाँ, Yeah, ma'am. वो मध्यम मध्यम जहर देने वाला दोस्त है कि भाई उसका तो टाइम खराब था, तुम्हारा भी खराब करा उसने। उसका पढ़ने का मन तो था, नहीं कहा तेरा भी खराब करूंगा। या फिर वो पढ़ चुके हैं और तुम्हारा खराब कर रहे हैं। जैसे हरीश है, हरीश का कॉल है मत उठाना, ये पढ़ के फोन करेगा तुम्हें। ठीक मैं है? नंबर ही नहीं। अच्छा, एक ही ग्रुप में हो सारे, मुझे क्या पता, मैं तो बता रही हूँ, बच्चों को आगाह कर रही हूँ मैं। जुर्म से बचना मैं है तो आइडिया दे सावधान। रहा हूँ आपको तो। जुर्म से बचना है तो सावधान। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। ठीक है? Yes, ma'am. तो जैसे वो शहर धीरे धीरे उगलते हैं। हाँ बेटा तू बोल ले, फालतू की बात जब मैं कर रही हूँ तो बीच में कौन है? तो जैसे जहर धीरे धीरे उगलते हैं, वैसे इम्प्लांट धीरे धीरे केमिकल रिलीज करते हैं। तो इम्प्लांट में जो याद रखना है, नॉर प्लांट, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम हार्मोन रिलीजिंग है बेटा, हार्मोन रिलीजिंग है, इस पे ध्यान दो। अबे फालतू की चीजें मत पढ़ा करो, मेन चीज पढ़ो, अंडरलाइन करो, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। 6 स्टिक्स होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोजेस्टिन होते हैं, केमिकली मेड ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन पे क्वेश्चन आ गया। प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड थिक सर्विकल म्यूकस। देखो ओव्यूलेशन प्रिवेंट करेगा तो फीमेल में अंडा ही रिलीज नहीं हो रहा। दूसरा क्या कर रहे हैं, सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर गया। अगर सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर दिया ना, तो स्पर्म के लिए पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। देखो अब तुम बोलोगे मैम सेक्स में तो पीनस पेनिट्रेट हो रहा है, तो वो नहीं इसको ब्रेक कर सकता। अरे इतना मासूम हो ना तुम, रोना आ जाता है मुझे कभी कभार। मैं बनाना चाहूंगी इस चीज को। पेपर है भाड़ में, पहले तुम एजुकेशन सही लो भाई। बेटा ये वजाइना है, ये सर्विक्स है। सर्विक्स है बहुत अंदर का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर थिकनिंग कर रहा है वो, इस पॉइंट पे। जरूरी नहीं है ना कि जो पीनस है वो यहाँ तक पूरा जाए, है ना? तो यहाँ तक जा सकता है पीनस, रिलीज तो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे सीमेन रिलीज हो रहा है तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्विक्स में ये वॉल्ट सा लग गया है, छोटा सा सर्विक म्यूकस थिक हो चुका। समझ आई? अब ये मैम। लोकेशन क्या है, अंडर द स्किन डाल दो, सर्जिकली डाल दो, तो सब क्यूटेनियस वर्ड आ सकता है। और महिलाओं में होता है सिर्फ, भाई ओवुलेशन से बचा रहा है तो महिलाओं में करेगा। अब लड़कों में स्टिक डाल के क्या करोगे? लड़के अंडे तो दे नहीं रहे, क्या देखे? समझे? ये मैम। कितना खुश हो रहा है क्या मैं? ये ड्रॉपअप वगैरह आता नहीं है। बर्थ कंट्रोल पिल हार्मोन है ये, जो ओव्यूलेशन से प्रिवेंट करता था, इंजेक्टेबल की तरह यूज किया जाता, इंजेक्टेबल की तरह यूज किया जाता था ड्रॉपअप वगैरह, अब आता नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को हटा दो। 2 डेट से याद रख लेना। एमटीबी लीगलाइज हुए इंडिया में 1971 में, लेकिन कंडीशन होती है, डॉक्टर्स की परमिशन चाहिए होती है तब एमटीबी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। एमटीबी अमेंडमेंट एक्ट आया था इंडिया में 2017 में, ठीक है, जहां पे इसने इसको लीगलाइज करने के बाद डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें लीगलाइज है। समझ आई? Yo-yo, ma'am. ये मैम। Yes, ma'am. फर्स्ट सेमेस्टर में पहले 3 मंथ में हम एमटीपी को सेफ मानते हैं, ठीक है, 12 वीक्स। और हम कब एमटीपी अलाउड करेंगे? अगर कम से कम एक डॉक्टर ने परमिशन दिया तो। लेकिन बच्चे का जेंडर तीसरे महीने के बाद पता चलता है, तो जनता क्या करती है, इसके बाद जाती है, बच्चे का जेंडर पता कर लेती है और अबॉर्शन करा देती है। इसके बाद एमटीपी सेफ अनलेस कोई मेडिकल ये कंडीशन है। बात हाँ क्या हुआ बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही मैम है? अब बारी। अब आ रही है मैम। आपको बताओ पहले मेरी क्लास एकदम के से बाद रुक गई। मेरी क्लास के बाद फिजिक्स की क्लास है? नो No. मैम। नो मैम।
तो मैं तुमको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूं ना, फिर छोड़ दूं? यस यो 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 मैम यो मैम। हाँ, क्योंकि फिर तो टाइम नहीं लग पाएगा, 3-4 लेक्चर तो रह गए, करा देते। तो बेटा पहले 3 मंथ में अगर हो जाए अबॉर्शन दैट इज ओके, उसके बाद कभी भी अबॉर्शन करोगे खतरा है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा बन चुका होता है, यूट्रस में बहुत अच्छे से अटैच हो चुका होता है। अब इसके बाद जो ये लोग करवा देते हैं ना, तो उसमें माँ को भी खतरा होता है, बच्चा तो चलो मार ही देंगे, राइट। इसके बाद भी अबॉर्शन होती है, लेकिन वो होता है जैसे मान लो कि अगर ये प्रेगनेंसी आगे चली तो मदर को खतरा हो सकता है, ये बच्चे को खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि बच्चे को पेट के अंदर कुछ हो जाए। तो बच्चे को पेट के अंदर कुछ हो रहा है ना, तो मदर इन्फेक्शन से मर सकती है। तब क्या होगा, तब आपको परमिशन चाहिए होगी कम से कम 2 डॉक्टर्स की, 2 मेडिकल प्रोफेशनल की, और कंडीशन होनी चाहिए डेंजर है या बच्चा एबनॉर्मल है। पेरेंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनको एबनॉर्मल बच्चा चाहिए या नहीं, कि सब हर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता ना एबनॉर्मल बच्चा, तो वो उनकी डिसीजन होती है। तो फिर कोर्ट से परमिशन लगती है, फिर अब अबॉर्शन करा सकते हैं। अब अबॉर्शन ऐसे नहीं करा सकते, कोर्ट से परमिशन लगती है। क्लियर? यस मैम। यस मैम तो फ्रेंच ड्रग, तो फ्रांस से हमने याद किया था एक फ्रेंच ड्रग जिसका नाम था मेविप्रिस्टिन, RU486। ये अबॉर्शन को इंड्यूस करती है। इट इज अ पिल, नॉट सर्जिकल अबॉर्शन है, एंटी प्रोजेस्टेरोन है। इसको खाने से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट खत्म हो गया। प्रोजेस्टेरोन ही तो होता है जो एंडोमेट्रियम को थिक करके रखता है। तुमने एंटी प्रोजेस्टेरोन ले लिया, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं हुई, तो बच्चा जो यहाँ लगा है वो नीचे गिरी तो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट काम कर रही है। तो अगर स्टार्टिंग में लो ना, तो अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो बिना सर्जरी के भी अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ, एंड में नहीं। ओके। अब यस किसी भी कपल को हम बोलते हैं भाई वो इनफर्टाइल नहीं है, कैसे पता चला? अगर 2 साल तक वो अनप्रोडक्टिव सेक्स करते रहे, स्टिल उनमें बेबी ना प्रोड्यूस हो, तब हम कहेंगे किसी को इनफर्टाइल। कम से कम 2 साल का समय लिया जाता है, तो 2 साल वर्ड याद रखना, ठीक है। यस मैम। और जिनको बच्चा नहीं होता वो उनको कराते हैं असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, है ना, ART। एमनियोसेंटेसिस कहाँ से आ गया, ART आएगा, ठीक है। अब ART से पहले एक बार एमनियोसेंटेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ फिक्स फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न। बच्चा सैक में पड़ा है, एमनियोटिक सैक में, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। बच्चे के जो सेल के होते हैं ना, वो इसमें आ जाते हैं थोड़े थोड़े, और सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, मदर को ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे और वो सेल्स को बाहर निकाल लेते हैं थोड़े लिक्विड के साथ। उन सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस निकाल लेते हैं और न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम निकाल लेते हैं। पर पर्पस क्या होता है कि मैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी देख लूं। हो सकता है ना किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो, मेरे को पता चल जाएगा ना, मैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी देख लूंगी। अब पेरेंट्स की डिसीजन है उनको बच्चा रखना है या अबॉर्ट करना है, समझे, ये इसका पर्पस है। लेकिन मिसयूज क्या करते हैं इसका, कि क्रोमोसोम निकाल के ये देख लेते हैं XX है या XY है, ये इसका मिसयूज हो जाता है, समझे। यस मैम। तो यूज है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने का, मिसयूज है सेक्स डिटर्मिनेशन। नीट जब क्वेश्चन पूछता है ना, वो ये पूछता है कि एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। एमनियोसेंटेसिस इज नॉट मेड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। लोग करते हैं पर इसलिए ये बना नहीं है, बना ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी के लिए। तो इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना है इसमें, ठीक है। यस मैम। एक किलो लगाओगे ना तुम, ये कमबख्त क्वेश्चन। तो इस प्रोसीजर, ये प्रीनेटल डायग्नोसिस है, बच्चा पैदा होने से पहले की डायग्नोसिस है। तो प्रीनेटल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी के लिए करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसको मिसयूज कर रहे हैं। फीटल में कोई इन्फेक्शन है वो भी पता चल जाता है। कब करेंगे, 16 से 22 वीक की प्रेगनेंसी है तब हम उसको करके खत्म करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड तो तुमको हो गया। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी, ठीक है। ये और ये किसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, हाँ देखो, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी को कर सकता है, लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर जो तुमने पढ़े है ना, कौन से वाले चैप्टर में, कौन से पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, उनको ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, समझे। यस तो ये कैन नॉट डिटेक्ट द मेलियन डिसऑर्डर, पर देयर आर 2 एक्सेप्शन जिसको डिटेक्ट कर सकता है। दिमाग नहीं लगाना, रटना है ये वाली बात। सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हो ना तुम, गैग से कुक बन जाता है, यस मैम। इसको कर सकता है। हीमोफीलिया, ओ महारानी की डिजीज नहीं है हीमोफीलिया, है ना। यस मैम। तो महारानी क्या क्या गुगू कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों डिजीजेस को ये कर सकता है एमनियोसेंटेसिस, बाकी किसी मेंडेलियन डिसऑर्डर को नहीं कर सकता, ठीक है जी। यस मैम। ये मैं डाउन सिंड्रोम मेंडेलियन डिसऑर्डर है या नहीं?
नो मैम। नहीं है, बच्ची सही जवाब देगी ना। लास्ट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, वो निकालो एनसीईआरटी। यो मैम। यो मैम। इसमें तुम 2-3 जगह कंफ्यूज होते हो, मैं ये एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, ये एनसीईआरटी में कंफ्यूज होते हो, बहुत बार हो गया। कौन सा आता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना। यस मैम। बस यो ये मैम। लास्ट करा के छोड़ दो, ठीक है। लास्ट ये खुल जाए। अब तो बड़ी जल्दी खुल रहा है, क्या बात होगी? इससे पहले क्या हुआ था? है बेटा रीड कर लेना चैप्टर, इजी चैप्टर है, नंबर दे देगा तुमको। एक मिनट देना, पानी पियो, 1 मिनट के लिए आई। ओके बेटा, आवाज आ रही है? यो मैम। As discussion on reproductive health is incomplete without the mention of infertility. A large number of couple all over the world have a, ठीक है, डेटा का है डेटा। तुम इंग्लिश एक बार रीड कर लेना, तुम्हारा पेपर है, मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ क्योंकि तुम समझ सकते हो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है बाहर निकाल के, है ना। इन विवो मतलब जहां है वहीं करो। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दिया तो तुम्हारा जाइगोट बन गया, जाइगोट में तुम क्लीवेज कराओगे, एटलीस्ट उसको मोरुला स्टेज पर लेके आओगे, तब हम उसको एम्ब्रियो बोल देंगे। फिर एम्ब्रियो को क्या कर दो तुम? एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दो, ईटी, ठीक है। तो ये एक साथ चलेगा, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करोगे तो बच्चा तो किसी में डालना ही पड़ेगा ना, तो तुम ईटी परफॉर्म करोगे। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को किस नाम से भी जानते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब बेबी कह रहे हैं, ईटी को नहीं कह रहे, वो एम्ब्रियो का ट्रांसफर है, और एम्ब्रियो क्लीवेज से बनता है। साइड में लिख लो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ओवम फ्रॉम द वाइफ एंड डोनर, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड एंड डोनर, उसको कनेक्ट करेंगे, उससे जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाइगोट को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में एटलीस्ट अप टू 8 ब्लास्टोमेयर उसको ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब। तो देखो यहाँ पे ये डाटा है जिससे याद रखना है, ज़िफ्ट इज जाइगोट, इस वर्ड पे ध्यान देना बेटा, जाइगोट, जाइगोट को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो जाइगोट को ट्रांसफर कर रहा है कौन सी स्टेज पे? 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज पे, मतलब 8 सेल्स मिल रहे हैं ना, तो उसको जाइगोट के अंदर, ये कह रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में डाल देगा अगर फीमेल के अंदर, तो कहाँ डालेगा? यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। हाँ, इसको कहेंगे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज, ठीक है। और and could then be transferred into the fallopian tube and the embryo with more than 8 blast, अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा है तो वो बन गया, या तो बन गया मोरुला, नहीं तो वो बन गया ब्लास्टोसिस्ट। अगर ऐसा है तो आप उसको किस में डालोगे? यूट्रस। यूट्रस। अगर मैं बोल रहा हूँ इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और ये किस में बोल रहे हैं? यूट्रस में, तो तुमको पता है ना कौन सी स्टेज होगी ये? दिस मस्ट बी ब्लास्टोसिस्ट। हाँ, करेक्ट। Now, embryo formed by in vivo fertilization.
इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब, विवो मतलब fertilization body. हाँ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल बॉडी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ कहाँ गया, fusion of gamete within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. इस केस में हम sperm को डायरेक्टली डाल देंगे, लेकिन ये इसको डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन तुमको इन विवो पता है ना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, इन विवो में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, Female body. बॉडी और फीमेल बॉडी में कहाँ हो रही होगी, एम्प्यूला में। हाँ एम्पुलरी रीजन में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगी। ट्रांसफर ऑफ ओवम, बेटा अभी बात कर रहे हैं ओवम की, है ना, ओवम फीमेल ओवम, तो फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द fallopian ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method to attempt. This is known as gift. एक महिला ने दूसरी महिला को तोहफा दिया, that is gamete, और ये gamete एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है ओवम। अगर कुछ नहीं लिखा और वहां पर लिख दिया है स्पर्म, ओवम ही नहीं लिखा, तब तुम स्पर्म पे टिक कर दोगे। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ओवम। याद रखना, एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू में जो फंसता है इस पे आगे, वो ओवम की जगह गैमेट लिखा, उस पे स्पर्म लिखा हुआ है, और हम फिर स्पर्म पे टिक करके आते हैं क्योंकि ओवम लिखा ही नहीं था। तो बेसिकली गैमेट है ना, तो गैमेट स्पर्म और ओवम दोनों को ले सकते हैं ना, समझ आई? यस मैम। लेकिन यो एनसीईआरटी यो मैम ओवम नहीं हुआ तो मैं स्पर्म के साथ जाऊंगी। तो क्या करा, एक महिला से दूसरी महिला को ले लिया और देख किसमें 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 ट्रांसप्लांट करोगे, Fallopian tube. एलोपियन ट्यूब नेचुरली अंडा तो अभी स्पर्म तो अभी आएगा ना, फर्टिलाइजेशन तो होगी, तो एम्पुलरी रीजन में डाल दोगे, याद रहेगा। यस मैम। तो जिफ्ट भी फेलोपियन ma'am. ट्यूब में है, गिफ्ट भी फेलोपियन ट्यूब में। तोहफा तुमने एग का दिया है, लेकिन जिफ्ट में तुम ब्लास्टोमेयर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जिफ्ट आता है, गिफ्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। यो मैम। यो मैम लिख लेना, आमने सामने लिख लेना, इजी होगा बेटा। ये पेज से ना एक क्वेश्चन बनता है सिर्फ इस टॉपिक से, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन बनता है हर साल। ये तुम्हें टर्म हमेशा दिखेगी नीट के पेपर में, तो इन्हें इग्नोर मत करना, आमने सामने लिख लेना, और फालतू की चीजें मत लिखना, पॉइंट की बातें लिखो और उसको क्विकली रिवाइज करो। नाउ ये केस था अगर महिला, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस ग्रीन केस, दिस वाज व्हेन फीमेल कैन नॉट फॉर्म ओवम, ठीक है। नाउ द केस वेयर मेल स्पर्म हैज प्रॉब्लम, intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected with the ovum, ठीक है। इस केस में infertility cases either due to या मेंशन नहीं, this intracytoplasmic sperm injection is when male sperm not good, या तो उसकी शेप सही नहीं है या उसकी मोटिलिटी सही नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से हो नहीं रहा, तो फादर से ही स्पर्म लेके क्या करेंगे, लेबोरेटरी में फीमेल के ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे उसका प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, बेस्ट। तो आपके संडे टेस्ट पेपर में भी शायद आया हुआ है, मेल इनफर्टिलिटी केस में कौन सा तरीका लोगे, ये तरीका लोगे। मेल के लिए बस यही तो पढ़ा तुमने, और पढ़ा क्या है, सब कुछ तो फीमेल से रिलेटेड पढ़ रही हो, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। The fertility case due to inability of a male partner to inseminate or female or low sperm count, कुछ भी हो, ये करेक्टेड हो सकती है बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ऐसी प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी हम करेक्ट कर सकते हैं। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड एदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर आर्टिफिशियली फीमेल के वजाइना के थ्रू डाल दो। तो कुछ लोग चाहते हैं कि उनको उन्हीं पार्टनर से चाहिए, स्पेसिफिक पार्टनर से, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देंगे, ठीक है। इसे इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस अलग है और इंसेमिनेशन अलग है, जिसमें एक महिला के सीरेंज के थ्रू सर्विक्स में रिलीज करेंगे, फिर वो यूट्रस में जाएगा और वहां जाके प्रॉपर प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये पेनफुल प्रोसेस होता है फॉर फीमेल, क्योंकि मशीन तुम उसके प्राइवेट पार्ट से डाल लो ना। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसको करते हैं, ठीक है। इसके रीजंस यहाँ लिखे हैं, कब करोगे, ये रीजन है डन। यस मैम। बहुत सारे रीजन यो है। यो मैम अडॉप्शन इज ऑलवेज ऑप्शन, तो अडॉप्शन भी आप उसमें कर सकते हैं, यो मैम। यो यो मैम
समरी देखते हैं फिर जाने दूंगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर टू द टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। देखो याद रखना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सब कुछ देखना है तुम। कैसे? फिजिकली को इंसान देखने में फिट है, इमोशनली फिट है, बिहेवियरली फिट है, ऐसे तो नहीं बचकानी हरकत कर रहा है जानबूझ के नहीं, पर उससे हो रही है, और सोशली लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कुछ प्राइवेट पर्सन है नहीं कर पाते, ठीक है। मैं भी किसी सोशल इवेंट पे जाती हूँ तो मैं ज्यादा बात नहीं करती, तो लोगों को लगता है मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरी क्लास थोड़ी देखी है, उन्हें देखा थोड़ी है मुझे बच्चों को बोलते गुटखा थूकते बात करो। वो सोचते हैं मैं बहुत सीरियस हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कैटरीना कैफ का गाना चल रहा होता है चिकनी चमेली इसलिए मेरी शक्ल सीरियस लगती है, लेकिन मैं हूं नहीं। तो मैं सोशली फिट हूँ, इट जस्ट दैट मुझे पसंद नहीं है ज्यादा किसी से बात करना। अजीब बात है ना, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर चलो क्वेश्चन आ सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको बोलेंगे? वो हेल्दी है जिसके पास ये चारों फीचर है। नीट ये पूछ सकता है, अंडरलाइन इसलिए पढ़ा रही नीचे वाला। काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस मदद कर सकती है आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने के लिए। ऐसा बताओ तो हम बताएंगे। पढ़ लिया तुमने? हाँ, infections and diseases transmitted through sexual intercourse are caused sexually transmitted diseases। ये सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इसके सिम्टम्स क्या रह सकते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेल्विक रीजन सूज जाएगा, ठीक है, उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी कहते हैं। स्टिल बर्थ, बच्चा पैदा हो रहा है लेकिन मरा हुआ पैदा हो रहा है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भी कॉज कर देता है ये। और सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ देम, तो एसटीडी की कॉम्प्लिकेशन यहाँ लिखी है भाई, हमने ऊपर नहीं पढ़ा, यहाँ देखिए। अर्ली डिटेक्शन की वजह से आप डिजीज को क्योर कर सकते Yes, ma'am. हैं। नाउ यहाँ पे लिखिए इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन, इनएबिलिटी टू कंसीव अ चिल्ड्रन इवन आफ्टर 20 ईयर ऑफ अनप्रोडक्टिव 12 ईयर ऑफ, ये क्या हो गया मुझे, 2 इयर्स ऑफ अनप्रोडक्टिव, 2 years. 2 साल, 2 साल तक ट्राई करने के बाद अब कहते हैं, ठीक है। Now, in vitro fertilization followed by embryo transfer into the female genital tract is one such method जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को फॉलोड बाय लिखा है, ये करोगे फिर फॉलो करोगे उसको ईटी से, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इनको इन्होंने साथ में बोल दिया टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, इससे पढ़ा रही थी मैं नीचे वाले, ये कमबख्त परेशान करते हैं। याद रखना बट फॉलोड बाय है, भूलना मत, ठीक है जी। Yo, ma'am. मुझे Yo, ma'am. एग्जैक्टली टाइम पे खत्म हुआ, बताओ कब चल बेटा, कल मिलेंगे हम लोग और करते हैं कोई एक चैप्टर खत्म।